आज आपका लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम का, दैट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। और इसके बाद मंडे से आई विल स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज एब्सेंट नहीं होइएगा क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और नॉमेनक्लेचर एंड आपका जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपको बताना है। फर्स्ट चैप्टर आपका यही है, नॉमेनक्लेचर एंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नॉमेनक्लेचर एंड जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। मंडे से कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं रहेगा। और दूसरी बात है, टुमारो यू आर हैविंग वीकली टेस्ट, जो संडे का टेस्ट होता है। आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि एंटायर इक्विलिब्रियम 1 एज वेल एज इक्विलिब्रियम 2, एंटायर इक्विलिब्रियम विल बी द सिलेबस। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस रहेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के ही, तो थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा। स्पेशली आपको देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रिलेशन केपी एंड केसी टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए, इसी के क्वेश्चंस रहेंगे। व्हाट डू यू मीन इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, केपी दिया रहे तो केसी निकालना, केसी दिया रहे तो केपी निकालना, या कंसंट्रेशन दिया रहे तो केपी केसी निकालना, इस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा। पार्शियल प्रेशर दिया रहता है, उसके न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। लिकाटियस प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिकाटियस प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको पता है स्पेशली अमोनिया का प्रिपरेशन बाय हैवर्स मेथड, उसमें अगर आप अमोनिया बना रहे हैं देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो या प्रेशर चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, और अगर आप कैटलिस्ट लगाते हो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा। चिल्ड्रन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, कैटलिस्ट का कोई भी इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर नहीं होता है। वो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करता है, बट बोथ द डायरेक्शन, the same amount in forward direction and with the same amount in backward direction, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस होती है बाय सेम अमाउंट, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का कोई भी असर नहीं पड़ता है, ये आपको जानना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको जानना है। देन टाइप ऑफ एसिड, आर्हेनियस एसिड, Bronsted and Lowry concept of acid and bases, और Lewis concept of acid and base। उसके बाद Ka dissociation constant of acid क्या है, Kb dissociation constant of base क्या है, and Kw that is ionic product of water। फिर pH, how we can calculate pH, pH कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग H plus ion concentration, ये फॉर्मूला है pH निकालने का, तो pH निकालना आपको आना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, बफर सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, और फिर हमने पढ़ा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये हम लोग डील कर चुके हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। चिल्ड्रन, सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं, किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इन वाटर या कोई भी एक्वा सोल्यूशन में या किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व करता है, जनरली वी टॉक अबाउट द वाटर ओनली, सॉल्वेंट वाटर को लेकर के। कोई भी सॉल्ट अगर हम डालते हैं तो सॉल्ट विल बी हाईली सॉल्युबल, मॉडरेटली सॉल्युबल और वेरी वेरी लेस स्पैरिंगली सॉल्युबल। मतलब आप NaCl लेते हैं तो ये हाईली सॉल्युबल होता है, ऑलमोस्ट जितना भी पानी में एक्वस में जाएगा ये सारा का सारा डिसॉल्व आयोनाइज हो जाएगा। कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि पानी में बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते, तुरंत आप थोड़ा सा भी उसमें डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेशन दे देगा। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह भी आप लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। उसी तरह से अगर आप लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, तो ऐसे कैल्शियम फ्लोराइड, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं इन एक्वस। तो जो सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे एंड देयर विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो आज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। इक्विलिब्रियम किसके बीच में होता है, सॉलिड सॉल्ट एंड इट्स डिसोसिएटेड आयंस के बीच में। सपोज आप लेते हो सिल्वर क्लोराइड,
सिल्वर क्लोराइड, ये एक्सपैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट है, और जैसे ही आप इसको एक्वस में डालते हो, पानी में डालते हो, तो ये डिसोसिएट करेगा इनटू सिल्वर आयन एक्वस एंड क्लोराइड आयन एक्वस, ये डिसोसिएट करेगा एंड ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एट द सेम टाइम द सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन रिकम्बाइंस टू गिव यू बैक सिल्वर क्लोराइड, इसलिए थोड़ा सा ही पानी में ये सॉल्युबल होता है एंड यू विल गेट द प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी ही आपको मिल जाता है। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट, और सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो देन दिस इज कंसंट्रेशन। अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो आप कहते हैं ना कि ये सॉल्ट 1 स्पून डिसॉल्व हुआ, ये सॉल्ट 2 स्पून डिसॉल्व हुआ, तो ये जो है अमाउंट ऑफ वाटर आप डेफिनेट ले रहे हो, तब अगर पानी आप बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा। बट अगर आपने डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर लिया और आप उसमें डाल रहे हो एक पर्टिकुलर सॉल्ट, तो हो सकता है 1 ही स्पून डिसॉल्व हो और एक दूसरा सॉल्ट जो कि 2 स्पून डिसॉल्व हो सकता है, 3 स्पून डिसॉल्व हो सकता है, मतलब डिफरेंट सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट होगी। तो आपने कितना डाला, दैट इज द कंसंट्रेशन, तो आपने कितना उसमें डिसॉल्व कर रखा है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वो अमाउंट वो डिसॉल्व कर सकता है, तो वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी चेंज होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी में चेंज, बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये कांस्टेंट वैल्यू है, दिस वैल्यू कैन नॉट चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट and then how it is related to solubility product and solubility में क्या relation है, that we will explain. तो चलो आपने सिल्वर क्लोराइड लिया है, certain amount suppose C is the concentration, और इसमें से some amount has been dissociated into silver ion and chloride ion. Initially तो ये 0 होंगे, but इक्विलिब्रियम पर इनके कुछ वैल्यूज होंगे, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, उसका भी कुछ वैल्यू होगा। तो सपोज ये इसका कोई भी हम ले सकते हैं, एनी वैल्यू, सी अल्फा ले सकते हो, इसका भी सी अल्फा ले सकते हो, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पर सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा, आप कुछ भी अमाउंट डिस्कस कर सकते हो। नाउ अगर हम बात करें कि अगर ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ये एक्सपैरेंटली सॉल्युबल इक्विलिब्रियम, पीएच भी हम किसका निकालते हैं, ओनली द स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो स्पैरेंटली सॉल्युबल है, जो फीबली बहुत स्मॉल अमाउंट में जिसकी सॉल्युबिलिटी होती है, वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पर केसी निकालने की बात करें, तो अगर हम जनरल केसी की बात करते हैं, तो केसी विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, बट दिस इज योर सॉलिड। आपको मैंने पहले भी बताया है कि सॉलिड की का जो एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन दैट वी कंसीडर एज वन यूनिटी, या फिर प्योर सॉल्वेंट का भी जो एक्टिव मासेस हम लोग लेते हैं या का जो उसका मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज यूनिटी, वन लेते हैं। व्हाई वी टेक वन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉलिड, जब भी आपको ये चीज सॉलिड लेती हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका एक डेफिनेट डेंसिटी होगी। आ रहा है चिल्ड्रन, आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम आपकी आवाज आ रही है। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि अगर मान लो कि हमने सॉलिड लिया, कोई भी चीज सॉलिड लिया, एक चौक ही ले लिया या कुछ भी सॉलिड लिया, तो सॉलिड सब्सटेंस अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सपोज ये मेरा एक सॉलिड सब्सटेंस है, कोई भी मान लेते हैं, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो थोड़ी देर के बाद इसका एक डेफिनेट अमाउंट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, ये अमाउंट पार्टिसिपेट कर गया, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट। तो क्या इस रिमेनिंग अमाउंट की डेंसिटी वैरी करेगी? ये सॉलिड है, टेल मी। नो मैम, नहीं, ये डेंसिटी इसकी वैरी नहीं करेगी, इसका एक्टिव मास वैरी नहीं करेगा, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका फिर भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का एक्टिव मास वी कंसीडर एज यूनिटी, मतलब कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन देयर विल बी नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। बिफोर रिएक्शन जो डेंसिटी था, आफ्टर रिएक्शन आफ्टर इक्विलिब्रियम वही डेंसिटी रह जाएगा, जो बचा हुआ अमाउंट है। मगर आप एक सॉल्यूशन बनाते, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आपने 1 लीटर पानी लिया,
और उसमें आप 1 मोल कोई भी सॉल्ट डालते हो, कोई भी एसिड डालते हो या बेस डालते हो, कुछ भी केमिकल आप डालते हो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सपोज आप एसिड डालते हो, ठीक है, तो 1 मोल आपने एसिड डाला तो 1 मोलर सोल्यूशन आपका तैयार हो गया। अब आप उसमें थोड़ा सा बेस डालते हो तो क्या होगा, आपका एसिड, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बेस दोनों अपने इक्विवेलेंट अमाउंट में रिएक्ट करेंगे एंड न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, ठीक है। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने थोड़ा सा इसको रुक जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे आपका ये कंटेनर है और इसमें 1 लीटर आपने पानी दिया और इसमें आप कोई एसिड डाल, सपोज आप HCl डाल, तो 1 m HCl डाल, तो ये डिसोसिएट करके 1 m H प्लस एंड 1 m Cl माइनस आएगा। अब आप इसमें थोड़ा सा बेस डाल, बेस, आप बेस क्या डाल रहे हो, 0.1 m NaOH डाल, NaOH डाल, तो ये HCl आपने डाला है, इसमें भी जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं और यहाँ पर OH माइनस आएगा, यानी कि ये जो मोलारिटी और नॉर्मैलिटी दोनों की सेम रहेगी क्योंकि इसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है और इसकी भी नॉर्मैलिटी और मोलारिटी सेम रहेगी क्योंकि इसका भी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन 1 है। बट आप दूसरा रिएक्शंस, दूसरे एसिड्स लेते हैं जैसे H2SO4, तो यहाँ पर वैरी कर जाएगा, यहाँ पे मोलारिटी और नॉर्मैलिटी में डिफरेंस आ जाएगा। अगर इसका मोलारिटी 1 है तो नॉर्मैलिटी, इसमें दो हाइड्रोजन है तो नॉर्मैलिटी इसका वैरी कर जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है कि हम जितना H प्लस आयन होगा उतना ही OH माइनस आयन से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपने मान लो कि मैं ये 1 m और ये सब कुछ छोड़ देती हूँ, मैं बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल देती हूँ ताकि आपका कांसेप्ट समझने वाला आसान हो जाए। मान लो आपने इस सॉल्यूशन में एसिड डाला, एसिड मैं ड्रॉ कर ली, मान लो आपने 10 H प्लस आयन डाला, ये सारे H प्लस आयन, ठीक है, 10 H प्लस आयन आपने डाला, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर ये भी कंसंट्रेशन छोड़ रही हूँ, मैं NaOH अब इसमें डाल, ठीक है, तो NaOH का OH को कंसीडर करना है। अब इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 2 OH डाल रही हूँ, 2 OH, तो क्या होगा, एक H प्लस एक OH के साथ वाटर बना देगा और एक H प्लस एक OH के साथ वाटर बना देगा। बट अब क्या होगा कि सॉल्यूशन में पहले आपने 10 H प्लस आयन डाला था, अब इसमें कितना बच गया, 8 H प्लस आयन बच गया, ठीक है। तो अब 1 लीटर में पहले 10 था, अब 1 लीटर में 8 है, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन वैरी कर गया कि नहीं कर गया, यस और नो, बताओ। यस मैम। कंसंट्रेशन वैरी, Yes, ma'am. कंसंट्रेशन वैरी करेगा क्योंकि पहले आपके पास 1 लीटर पानी में 10 आपके H प्लस आयन थे और जब आपने 2 NaOH डाल दिया तो क्या हो गया, ये OH आयन और ये H प्लस आयन न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया तो ये न्यूट्रलाइज्ड हो गया। अब क्या हुआ, OH तो खत्म हो गया क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गया, बट एक्सेस में कौन था, H प्लस, तो H प्लस आपका रह गया। बट H प्लस अब वो नहीं है जो पहले था, इक्विलिब्रियम पर आने के बाद H प्लस की नंबर ऑफ आयन पर डिक्रीज होता है, यानी कि पहले 10 H प्लस आयन 1 लीटर में था, अब 8 H प्लस आयन 1 लीटर में है, डिक्रीज कर जाता है। तो हम जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं और वहां पे एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है। बट अगर आप कोई चीज सॉलिड ले रहे हो, आपने कोई चीज सॉलिड लिया, सपोज आप कोई चीज सॉलिड ले रहे हो और इसका किसी के साथ रिएक्शन करा, तो थोड़ा रिएक्शन होते 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 इसमें से थोड़ा सा सॉलिड यूज हो गया, मान लो इतना यूज हो गया, तो इतना यूज हो गया, इतना प्रोडक्ट बना दिया, इतना बचा, ये जो बचा इसका मोलर कंसंट्रेशन यानी कि इसकी जो डेंसिटी है, एक्टिव मास है, इसमें कोई चेंज आएगा। पहले भी ये मान लो कि एक यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं ऐसे लेती हूँ, ये एक पीस लेती हूँ और मैं आपको समझाती हूँ कि ये इसका एक यूनिट वॉल्यूम है, ये इसका एक यूनिट वॉल्यूम है, ये इसका एक यूनिट वॉल्यूम है। इस यूनिट वॉल्यूम में भी 5 मॉलिक्यूल्स हैं, इस यूनिट वॉल्यूम में भी 5 है, इस यूनिट वॉल्यूम में भी 5 है, इस यूनिट वॉल्यूम में भी 5 है। ओके, तो ये इसका यूनिट वॉल्यूम हो गया। अब थोड़ी देर के बाद इतना पार्ट जो है वो यूज हो गया रिएक्शन में,
तो रिमेनिंग जो पार्ट आपका बचा वो क्या है, आपका वॉल्यूम भी कम हुआ बट यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम है, डेंसिटी तो सेम है, वो तो चेंज नहीं हुआ। तो आपका जो डेंसिटी हुई है, आप थोड़ी देर के बाद मान लो इतना और यूज हो जा रहा है, तो ये सॉलिड का और अमाउंट यूज हो जा रहा है, बट जो भी रिमेनिंग पार्ट आपका है उसके मोलर कंसंट्रेशन, उसके एक्टिव मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर सेम रहेगा बिकॉज द डेंसिटी रिमेन सेम, जब तक कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसी यही कारण है कि जब हम इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हैं देन वी राइट फॉर सॉलिड वन यूनिटी लिखते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा बिफोर और आफ्टर रिएक्शन और एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सॉलिड का जो भी एक्टिव मासेस की हम बात करते हैं या मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो हमेशा वही रहेगा जो बिफोर रिएक्शन था और आफ्टर रिएक्शन था, एट इक्विलिब्रियम जो भी था वो सेम था। तो वहां पे हम क्या मानते हैं उसको यूनिटी। उसी तरह से प्योर सॉल्वेंट की हम बात करते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट सपोज हम वाटर ले रहे हैं, ये हमारा वाटर है, तो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी के अंदर अगर हम बात करें कितने मोल्स होते हैं, तो 55.5 मोल्स होते हैं एट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पर देते हैं वाटर, अब हम एक्चुअल वैल्यू को छोड़ देते हैं, मेरा 1 लीटर पानी है और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। चलिए, तो मैंने कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब मान लो कि ये वाटर जो है वो किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लो ईस्टर के साथ हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो वाटर का यूज होता है ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस में, तो पानी का इस्तेमाल होगा, पानी यूज होगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो मान लो कि आपका 1 यूनिट वॉल्यूम वाटर यूज हो गया, तो इतना वाटर यूज हो गया, तो वॉल्यूम भी पहले वॉल्यूम इतना था, इतने वॉल्यूम में आपके 12 मोल्स थे, अब इतना वॉल्यूम यूज हो गया, तो जो आपका बचा हुआ पानी है उसमें भी यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, हर यूनिट वॉल्यूम में 20 मोल्स में दिखा दो, वो उतना ही होगा, थोड़ा सा रिएक्शन और हो जाएगा, 1 यूनिट वॉल्यूम सपोज और यूज हो गया, तो इतना पानी और यूज हो जाएगा, बट जो पानी आपका बचा हुआ है उसकी जो डेंसिटी है वो तो नहीं चेंज होगी, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम रहेगा। तो प्योर सॉल्वेंट के केस में और सॉलिड स्टेट के केस में हम हमेशा मोलर कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, जो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है ये सॉलिड AgCl और एक्वस Ag+ एंड Cl- आयन के बीच में हो रहा है। कैसे? राजीव थोड़ा मेरा लग सकती है। नाउ तो सॉलिड सॉल्ट और डिसोसिएटेड आयन के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है। अब आप कैसे समझेंगे इसको? सपोज आपने पानी लिया एंड यू हैव एडेड 1 स्पून सॉल्ट और वो पानी में डिसॉल्व हो गया, ठीक है, तो आपको पानी में कुछ भी नहीं दिखेगा, डिसोसिएटेड आयंस होंगे, तो आयंस जब डिसोसिएट कर जाएगा तो वो आपकी विजिबिलिटी नहीं होगी, आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपको क्लियर वाटर ही दिखेगा। अब आप 1 स्पून और डाल दें तो कहीं ना कहीं जाके सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा तो उसके बाद अगर थोड़ा सा भी आप उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो सॉल्ट क्या होगा, क्रिस्टल्स के फॉर्म में नीचे सेटल कर जाएगा। अब क्या होता है एग्जैक्टली उसमें होता क्या है कि जो आप सॉल्ट डालते हैं वो सॉल्ट डिसॉल्व कर जाता है, बट ऑलरेडी डिसॉल्व्ड आयंस जो है वो रीप्रेसिपिटेट करता है, मतलब आप ऊपर से सॉल्ट डाल रहे हो ये आयोनाइज कर रहा है, बट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये आयंस रिकंबाइन करके वापस आपको सॉल्ट दे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है? सॉलिड सॉल्ट एंड इट्स डिसोसिएटेड आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं एज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, तो ये क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर देयर कोएफिशिएंट्स। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा रहता वो 1 होता है, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है। तो 1 मोल ऑफ AgCl डिसोसिएट्स टू गिव 1 मोल Ag+ एंड 1 मोल Cl-। तो आपने इसका जो रेज़ टू पावर जो स्टोइचियोमेट्री लिखना है वो सब जगह आपको 1 लिखना है, तो 1 आप लिखे या ना लिखे इट डजंट मैटर, बट अगर 2 या 3 होता तो हमें लिखना होता है, तो ये हमने लिख दिया।
नाउ इसकी वैल्यू की यूनिटी होती है, एक होता है या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू भी एक डेफिनेट वैल्यू है। तो Kc into molar concentration of AgCl, ये जो सॉलिड AgCl है कुछ ना कुछ इसका कांस्टेंट वैल्यू होगा। So this constant into this constant, this product of two constants will be equal to silver chloride into silver ion into chloride ion. तो ये दोनों का product will be another constant which is known as solubility product. Product कहते हैं क्योंकि ये इसके dissociated ions का product है, silver ion into chloride ion, इसीलिए प्रोडक्ट की बात करते हैं। KSP का मतलब होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है KSP which is called solubility product. Solubility product. Now ionic product और solubility product का मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहती हूँ। What is ionic product and what is solubility product? Ionic product का मतलब होता है कि आपने सॉल्ट पानी में डाला, इक्विलिब्रियम अचीव हुआ या बिफोर इक्विलिब्रियम या at equilibrium या after equilibrium, जो total number of ions है, total molar product of molar concentration of ions, ये जो पानी में है ये कहलाता है इसका ionic product। मतलब आपने पानी लिया और 1 लीटर पानी लिया और इसमें थोड़ा सा सिल्वर क्लोराइड डाला, थोड़ा सा पिंच ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो ये सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट कर जाएगा सिल्वर आयन क्लोराइड आयन। बट अभी स्टेट इक्विलिब्रियम पर नहीं आया है, मतलब अभी जो आयंस डिसोसिएटेड है, देयर इज नो सॉलिड, नीचे कोई सॉलिड नहीं आया है और इक्विलिब्रियम सॉलिड और आयन के बीच में भी एग्जिस्ट नहीं किया है। मतलब आपने इतना थोड़ा सा अमाउंट में डाला है, इतना थोड़ा सा अमाउंट में कि जो भी डाला वो पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, बिफोर इक्विलिब्रियम, बिफोर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब सैचुरेशन के पॉइंट से पहले। तो सैचुरेशन पॉइंट के पहले जो डिसोसिएटेड आयंस का प्रोडक्ट होगा, यानी कि सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन का जो प्रोडक्ट होगा बिफोर इक्विलिब्रियम, ये कहलाएगा आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम भी, एट ये है बिफोर इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम, ठीक है। आफ्टर इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और एट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। आयनिक प्रोडक्ट तो हम कभी भी निकाल सकते हैं। आयनिक प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, तो ये एट इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन है, ठीक है। मैं इसको डैश करती हूँ बिफोर का, ये एट इक्विलिब्रियम जनरल लिख रहे हैं, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम के बाद भी आपने कुछ एडिशनल क्लोराइड आयन या सिल्वर आयन डाल दिया, तो आप मान लो कि ये इक्विलिब्रियम पर आ गया और आप HCl डाल रहे हो, तो क्लोराइड आयन बढ़ जाएगा। तो क्लोराइड आयन बढ़ जाएगा तो जैसे ही प्रोडक्ट आपका आयनिक प्रोडक्ट एनहांस करेगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने लगेगा अकॉर्डिंग टू डी-कैटलेस प्रिंसिपल। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम के बाद भी अगर आप लेते हैं तो आयनिक प्रोडक्ट की बात हम करते हैं। तो ये मान लो कि सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन डबल डैश में कर रही हूँ एंड क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट कहीं भी हो सकता है, बिफोर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम। अगर बिफोर इक्विलिब्रियम है तो आपको सॉल्ट नहीं दिखेगा, सारा का सारा सॉल्ट आयोनाइज्ड हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम भी आप देखते हो तो आपको सॉल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आप सॉल्ट डालोगे तो वो सॉल्ट जो है वो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पर आ गया, यानी कि जो सॉल्ट एक्वस में है, जो सॉल्ट एक्वस में है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम एक्वस AgCl और Ag+Cl माइनस आयन के बीच में नहीं है, ये सॉलिड और एक्वस के बीच में, ठीक है। तो मतलब अगर एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें एग्जैक्टली अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया
तो आपने जो भी सॉल्ट डाला था वो 100% वहां पे डिसोसिएट कर दिया, ठीक है, पूरे के पूरे आयंस जो है वो डिसोसिएटेड है वहां पे। तो एग्जैक्टली जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू होगी ये Ag प्लस क्लोराइड आयन का प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो भी इसका मोलर कंसंट्रेशन है। और इस समय आयनिक प्रोडक्ट जो होता है ये एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज नोन एज KSP, यही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। और आयनिक प्रोडक्ट जो है आफ्टर मतलब इक्विलिब्रियम के बाद आप कहीं से भी सिल्वर आयन डालते हैं सोल्यूशन में या क्लोराइड आयन डालते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन या सिल्वर आयन किसी एक का या दोनों का कंसंट्रेशन आप जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे क्या होगा, आप कंसंट्रेशन बढ़ाइए रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आपका ये सॉलिड का फॉर्मेशन शुरू होगा, रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस देन KSP है, आयनिक प्रोडक्ट बिफोर इक्विलिब्रियम इट विल बी लेस देन KSP, ठीक है। Ionic product at equilibrium it will be equal to KSP, and ionic product after equilibrium it will be greater than KSP, ये आपको याद रखना है। KSP क्या है? solubility product। solubility product होता है the dissociated ions का product raised to power their coefficient। ये equilibrium पर ये जो concentration है, सिल्वर आयन का concentration, क्लोराइड आयन का concentration at the state of equilibrium। तो यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये दोनों का वैल्यू सेम होता है। आयनिक प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू KSP, आयनिक प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू KSP। और यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेशन नहीं दिखेगा क्योंकि जो भी सॉलिड पानी में जाएगा वो आयनाइज करेगा और वो आपको 100% मतलब एग्जैक्टली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस मैक्सिमम आयंस दैट अ सॉल्यूशन कैन होल्ड, उससे ज्यादा अगर आप डालेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा एंड यू विल गेट प्रेसिपिटेशन। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम के बियॉन्ड भी आप उसमें आयंस डाल रहे हैं, मान लो कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया और आपने थोड़ा HCl डाल दिया तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, या सिल्वर ब्रोमाइड डाल दिया तो सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। मतलब कुछ भी आप डाल रहे हो तो कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, तो कंसंट्रेशन बढ़ते ही क्या होगा, जो KSP की वैल्यू है प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा as compared to KSP, और जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड करेगा KSP the reaction will move in backward direction। Children, are you listening and understanding? Tell me. Hello? Yes, ma'am. बातें समझ में आ रही हैं? Yes or no? Yes, ma'am. आ रही है? तो आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं था इसलिए मुझे लगा मतलब आप तो आयनिक प्रोडक्ट और KSP में क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कुछ भी आयंस आपने सॉल्यूशन में डाला, तो कोई भी सॉल्ट आपने सॉल्यूशन में डाला बिफोर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हो गया नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। आपने सॉल्ट को पानी में डाला और सॉल्ट आयनाइज कर दिया, तो जो भी आयंस उस समय होंगे, जो भी आयंस कम हो सकते हैं, एग्जैक्टली KSP के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आयंस उस समय होंगे दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएटेड आयन इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप कुछ खरीदना चाहते हो, सपोज आप कोई टॉफी खरीदना चाहते हो और टॉफी का दाम है 50 रुपीज, ठीक है। तो 50 रुपीज आप एग्जैक्टली 50 रुपीज पे करोगे तो आपको टॉफी वापस मिल जाएगा, टॉफी आपको मिल जाएगा। तो आप 50 रुपीज दे रहे हो, टॉफी आपको मिल रहा है, इक्विलिब्रियम, आपने जितना दिया उतना ही वर्थ का आपने सामान ले लिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली हो गया। बट अगर आप 50 रुपीज से कम देते हो तो क्या होगा, 50 रुपीज से कम दिए तो इसका मतलब है आपने KSP से कम पे किया, मतलब जो उसका प्राइस था उससे कम पे किया, तो आपको टॉफी नहीं मिलेगा, रिएक्शन विल नॉट मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आपने शॉपकीपर को पैसा दिया तो शॉपकीपर आपको टॉफी नहीं देगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। बट आप अगर 50 रुपीज से ज्यादा देते हो तो आपको टॉफी भी मिल जाएगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा जो आपने दिया वो भी आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वापस थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया वो आपको वापस मिल गया। तो ये जो हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट की, आपने सॉल्ट को पानी में डाला तो वो बिफोर इक्विलिब्रियम होगा तो KSP से आयन का प्रोडक्ट का वैल्यू कम होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा तो KSP एंड आयनिक प्रोडक्ट इक्वल होगा, और KSP के बियॉन्ड होगा तो आयनिक प्रोडक्ट KSP को
एनहांस कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा होता है तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आपको सॉलिड सॉल्ट आपको सॉल्यूशन में दिखना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयनिक प्रोडक्ट का और KSP का कॉन्सेप्ट। अब हम सॉल्युबिलिटी के साथ बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी और KSP में क्या रिलेशन है। So this is KSP, okay, मैं इसको इरेज कर रही हूँ एक बार। अब मैं सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ। सॉल्युबिलिटी क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मान लो कि एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपने सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट को पानी में डाला एंड इट डिसोसिएट्स टू गिव सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया तो आपको निकालना है वैल्यू KSP की। तो आप KSP कैसे निकालेंगे? So KSP will be molar concentration of silver ion into molar concentration of chloride ion raised to power their coefficient। तो यहाँ पर raised to power their coefficient 1 ही है, तो raised to power 1 तो डायरेक्टली हम लिख देंगे आयन प्रोडक्ट के लिए आपके प्रोडक्ट ऑफ द डिसोसिएटेड आयंस देखेंगे उनका कंसंट्रेशन। तो ये हमने लिख दिया, दैट इज योर KSP। तो इसका कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि ये कितना डिसॉल्व हो सकता है पानी में। तो ये मान लो कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसका भी कितना होगा S, क्योंकि ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S होगी। तो यहाँ पे हम KSP कैसे लिखेंगे? So KSP will be S into S, that is equal to KSP क्या हो जाएगा? S square. S into S, the KSP will be S square. Is it clear? So what is the relation between KSP and S? S will be equal to under root KSP. S will be equal to under root KSP. तो solubility और KSP के बीच में ये रिलेशन है, बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंट इक्विलिब्रियम में इसका वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दे रही हूँ। मैं आपने इसको लिख लिया, मैं इसको मिटा दूं? May I write this? Yes, ma'am. एक दूसरा एग्जांपल ले लें दूसरे सॉर्ट का जिसके कोएफिशिएंट्स वैरी कर जाएंगे। तो सपोज मैं आपको देती हूँ एग्जांपल कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड को पानी में डाला, ये सॉलिड है, इट विल डिसोसिएट्स इनटू कैल्शियम आयन एंड ट्वाइस F माइनस आयन। ये आपका डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है, जब ये पानी में डिसॉल्व होगा और इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आप ये रिएक्शन को देखिए, 1 मोल अगर कैल्शियम फ्लोराइड आप लेते हो, अगर ये पानी में डिसोसिएट करता है, then you will get 1 mole calcium ion, but you will get 2 mole fluoride ion। यानी कि कैल्शियम आयन की सॉल्युबिलिटी 1 मोल है और फ्लोराइड आयन की सॉल्युबिलिटी 2 मोल है। सपोज आपने यहाँ पे C कंसंट्रेशन लिया और इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 2S। यस और नो बताइए। Yes, ma'am. समझ में आया सबको? अगर कैल्शियम 1 मोल डिसॉल्व कर रहा है तो ये 2 मोल डिसॉल्व कर रहा है। अगर कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी S है तो फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पानी में कितनी होगी? 2S। यस और नो? ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमको KSP निकालना है। तो KSP क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? फ्लोराइड आयन रेज़ टू पावर 2। यही लिखते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएटेड आयंस रेज़ टू पावर देयर कोएफिशिएंट। कैल्शियम का कोएफिशिएंट 1 है, फ्लोराइड का कोएफिशिएंट 2 है। तो अब अगर हम KSP निकालना चाहें और कोरिलेट करें सॉल्युबिलिटी से, तो कैल्शियम आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी है? S, और फ्लोराइड आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 2S रेज़ टू पावर 2, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2 will be 4 और S into S square will be S cube। तो यहाँ पर KSP का वैल्यू कितना आ गया? KSP का वैल्यू आ गया 4S cube।
Yes, you want me to explain फिर से या आपको समझ में आ गया? बोलिए। मैम समझ गए। समझ गए। उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको दे रही हूँ, मैं इसको मिटाऊं। एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ। The example is aluminum hydroxide. सारे primarily soluble salt ले रहे हैं, aluminum hydroxide. तो ये अगर आयोनाइज करेगा, it will give you aluminium 3+ ion and thrice OH minus ion. अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C है, तो एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो आयोनाइज करेगा। तो सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें कि एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कितना अमाउंट सॉल्युबल है, तो सपोज ये S अगर इसका अमाउंट सॉल्युबल है तो इसका कितना है 3S सॉल्युबल है। बोलो यस और नो होगा। ये अगर S अमाउंट सॉल्युबल है तो ये 3S अमाउंट सॉल्युबल है। अगर हम KSP लिखना चाहें तो KSP क्या होता है? डिसोसिएटेड आयन का प्रोडक्ट, डिसोसिएटेड आयन का प्रोडक्ट रेज़ टू पावर एक्स कोएफिशिएंट, तो से आपका एल्यूमिनियम आयन इनटू OH माइनस आयन रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी है? S। OH माइनस आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 3S, बट रेज़ टू पावर ये 3 हो जाएगा। Now this is S into 3S raised to power 3. तो 3 raised to power 3 कितना होता है? 3 into 3 27 into S cube हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 27 into S to the power 4. Clear? S to the power 4. मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं। वन इज जिसमें कि दोनों का एक था, जो डिसोसिएटेड आयंस का कोएफिशिएंट 1 था, एक में 1 2 था, एक में 1 3 था। तो एक जनरल एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हो। कोई भी एक जनरल एक्सप्रेशन में आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, ट्रिक देती हूँ कि आप एग्जैक्टली जो इस तरह से जा रहे हैं, तो एक ट्रिक भी है इसके लिए। एंड व्हाट इज द ट्रिक? KSP, कोई भी आप रिएक्शन लिखिए तो यहाँ पे होता है KSP is equal to x to the power x into y to the power y into s to the power x plus 1. ठीक है? x to the power x into y to the power y into s to the power x plus 1. ये फॉर्मूला है